अच्छा जी, आपको यहाँ पे एक सर्कल नजर आ रहा है, उसकी सेंटर पे बिहेवियर है और उसके इर्द गिर्द कुछ फैक्टर्स हैं। द जॉब फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। अब इस सर्कल से मुराद ये है कि ह्यूमन की बिहेवियर, सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर किन किन चीजों पे असरअंदाज होते हैं, यानी किन किन चीजों की वजह से ह्यूमन यानी वर्कर की बिहेवियर चेंज होते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो उनकी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। इनमें से सबसे पहला जो है जॉब फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है और इंडिविजुअल फैक्टर है। अब आपने देखा होगा कि एक बंदा एक जॉब, एक एक्टिविटीज, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पूरी करती है तो वो सेफ तरीके से करते हैं वो जॉब। जब वो स्विच कर जाते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी जॉब पे जाते हैं, उसको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो गलत बिहेवियर अपनाती है। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर ये बंदा सेफ बिहेवियर करता, अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी प्रोजेक्ट के अंदर जब उसी दूसरी काम पे भेजा जाता है, दूसरी जॉब उसको हवाला की जाते हैं, दूसरा टास्क उसको हवाला की जाती है, तो वहां पे वो अनसेफ बिहेवियर करते हैं। तो अब ये अनसेफ बिहेवियर इसने क्यों अपनाया? इससे इसका ये मतलब है कि इस जॉब की चेंज होने की वजह से उसने गलत बिहेवियर अपनाया। तो जॉब में कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बंदा मजबूर होकर गलत बिहेवियर अपना रही है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बंदा होगा, वो एक कंपनी के अंदर सेफ तरीके से काम करेगा, सेफ्टी फॉलो करेगा, कंप्लायंस शो करेगा, लेकिन जब वो दूसरी कंपनी में जाते हैं वहां पे वो अनसेफ बिहेवियर अपनाते हैं, वहां पे वो गलत काम करते हैं। क्यों? इसने क्यों किया? इसका ये मतलब है कि पहली ऑर्गेनाइजेशन में वो इसीलिए सेफ काम करता कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो बंदा भी सेफ तरीके से काम करता। अब जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जाता है तो वहां भी कुछ ऐसी फैक्टर्स है जो इसकी बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उन चीजों की वजह से, उन फैक्टर की वजह से ये बंदा गलत तरीके अपना रही है। तो जॉब ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर इस तरह असरअंदाज होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर। अब दो बंदे हैं, एक ही साइट के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर, एक ही सुपरवाइजर के अंडर वो काम कर रही है। एक बंदा सेफ काम कर रहा है, दूसरा बंदा अनसेफ काम कर रहा है। अब इसका ये मतलब है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला है, न कि ना उसकी जॉब में कोई मसला है। मसला है तो सिर्फ उस इंडिविजुअल बंदे में मसला है जो अनसेफ काम कर रहा है। क्योंकि अगर जॉब में मसला होता, ऑर्गेनाइजेशन में मसला होता, तो उसका साथी जो पहला वर्कर है वो भी गलत काम करता। इससे साबित होता है कि ना ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला है, ना उसकी जॉब में, ना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है, ना उसकी एक्टिविटीज, ना उसकी टास्क में कोई मसला है। मसला है तो इस इंडिविजुअल बंदे में मसला है। अब उस क्या कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स है, अब डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर जो है, ये तीन चीजें उस पर असरअंदाज हो सकती है: ऑर्गेनाइजेशन, जॉब एंड इंडिविजुअल। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स। अब एक बंदा होगा, एक वर्कर है, एक कंपनी के अंदर सेफ तरीके से काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है, कंप्लायंस शो कर रहा है, स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन वो जाती है जब दूसरी कंपनी के अंदर, वहां पे अनसेफ काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रही है उसमें कुछ ऐसी चीजें है जिसकी वजह से ये बंदा गलत काम पे आ गया। या इस तरह भी हो सकती है कि एक कंपनी के अंदर वो गलत काम कर रही है, लेकिन जब दूसरी कंपनी की अंदर जाती है तो वहां पे सेफ काम करता है, सेफ तरीके अपनाती है। यानी उनकी रवैया, ऑर्गेनाइजेशन चेंज होने की वजह से उनका बिहेवियर पॉजिटिव भी हो सकती है और उनका बिहेवियर नेगेटिव भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ठीक काम कर रहा है, दूसरे के अंदर वो गलत काम कर रहा है। इस तरह भी हो सकता है कि एक के अंदर वो गलत काम कर रहा है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जाती है तो वहां पे ठीक काम करता है। यानी पीर प्रेशर वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब लेट सपोज उसमें कौन कौन से फैक्टर है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर।
अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसी है? अगर ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर पॉजिटिव है तो ये नया बंदा जब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा वो पॉजिटिव बिहेवियर अपनाएगा, क्योंकि पीर प्रेशर पॉजिटिव होंगे। जब अपनी साथियों की इर्द गिर्द जब वो देखेंगे कि लोग सही तरीके से काम कर रहा है तो ये बंदा भी सही तरीके पे आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अगर नेगेटिव है और इस बंदी ने किसी अच्छी कंपनी में भी जॉब किया पहले, लेकिन जब उस नेगेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाती है तो वहां पे इर्द गिर्द जब देखती है एक दो दिन सेफ्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी बात उसी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे सेफ्टी की कोई अहमियत नहीं, सेफ्टी की बजाय यहाँ पे प्रोडक्शन और काम को तरजीह दी जाती है, तो फिर ये बंदा भी या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाएगा या ये भी गलत तरीके अपनाएंगे। तो कल्चर की वजह से बिहेवियर चेंज हो सकती है। अगर कल्चर पॉजिटिव तो बिहेवियर पॉजिटिव, अगर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव तो बिहेवियर नेगेटिव होगा। अब हमारी का पाकिस्तान के अंदर कंपनीज की कल्चर नेगेटिव होती है, इसी वजह से हमारी वर्कर की बिहेवियर भी नेगेटिव होती है। दूसरा फैक्टर, कमिटमेंट एंड लीडरशिप। लीडरशिप की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट कितनी है, सेफ्टी को कितनी अहमियत वो दे रही है, जो बात वो कर रही है ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, वो जो बातें कर रही हैं, पॉलिसी में जो वो कर रही हैं, पॉलिसी में जो वो कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो प्रैक्टिकली पूरी भी कर रही है या नहीं कर रही, कमिटेड कितनी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग, टॉप मैनेजमेंट कमिटेड है तो सारे लोग कमिटेड होंगे, सारे लोगों की सोच फिर पॉजिटिव होंगी। अब ये कंपनी की मालिक चाहता है कि मेरी साइट के अंदर सेफ्टी होनी चाहिए, अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बंदा आएगा उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, उसने सेफ्टी फॉलो करना है, अगर काम उसने करना है तो उसने सेफ्टी फिर फॉलो करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर बनती है। कमिटमेंट अगर है, कल्चर पॉजिटिव होगा, वर्कर की बिहेवियर पॉजिटिव होगी। कमिटमेंट नहीं है, कल्चर नेगेटिव होगा, वर्कर की बिहेवियर नेगेटिव होंगे। रिसोर्सेज अवेलेबल। अब रिसोर्सेज जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आती है वहां पे रिसोर्सेज कितनी है। अगर रिसोर्सेज है जो सेफ्टी के लिए दरकार है तो वर्कर सेफ बिहेवियर अपनाएगा, रिसोर्सेज नहीं है तो वो अनसेफ बिहेवियर अपनाएगा। किस तरह, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं, उस कंपनी में सब कुछ मुझे दिया जाता है, मुझे सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी वाली मौजूद है, वहां पे मॉनिटरिंग हो रही है जितनी भी पीपीईज है वो मुझे दे रही है, हेलमेट मुझे दे रही है, जैकेट्स मुझे दे रही है, शूज मुझे दे रही है, सेफ्टी हार्नेस दे रही है, मास्क दे रही है, गॉगल्स दे रही है, ग्लव्स दे रही है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी रिसोर्सेज मौजूद है, ट्रेनिंग्स मुझे दे रही है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मीटिंग्स का टाइम दिया जाता है। अब सारी रिसोर्सेज मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सेफ तरीके से काम करूंगा क्योंकि सारी रिसोर्सेज उन्होंने अवेलेबल की है। अब मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूं, वहां पे मुझे सेफ्टी हेलमेट नहीं दिया जा रहा, वहां पे मुझे सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा, वहां पे मीटिंग्स नहीं हो रही वहां पे कोई भी बंदा सेफ्टी को अहमियत नहीं दे रहा। तो जब मुझे सेफ्टी हेलमेट नहीं दिया जाता, सेफ्टी हार्नेस नहीं दिया जाता, मेरी वहां पे कंपनी के अंदर सेफ्टी प्रोफेशनल मौजूद नहीं है, एचएससी टीम मौजूद नहीं है कि ताकि वो मुझे ट्रेनिंग्स दे, मुझे समझाए वो लोग, तो मैं कहां से सेफ्टी फॉलो करूंगा, मैं भी गलत बिहेवियर फिर अपनाऊंगा। तो ये गलत बिहेवियर मैंने क्यों अपनाया, ये इसीलिए कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, उस कंपनी के अंदर मुझे हेलमेट नहीं दिया जा रहा, मैं कहां से हेलमेट पहनूं, वह कहां से सेफ्टी फॉलो करूं, वही ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, मैं कहां से सेफ बिहेवियर अपनाऊंगा। तो रिसोर्सेज अगर दूसरी कंपनी में है तो वर्कर पॉजिटिव बिहेवियर अपनाएगा, रिसोर्सेज नहीं है तो वर्कर नेगेटिव बिहेवियर अपनाएगा। अब ये ऐसी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की इख्तियार में है, और इसकी वजह से वर्कर की बिहेवियर या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। वर्क पैटर्न क्या है अच्छा जी, वर्क पैटर्न वर्क पैटर्न जो है एक स्टैंडर्ड स्केड्यूल होती है, फ्लेक्सिबल पैटर्न्स होते हैं, स्केड्यूल स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं, एक्सटेंडेड पैटर्न्स होते हैं, इस तरह पार्ट टाइम पैटर्न होते हैं, मुख्तलिफ पैटर्न वर्किंग पैटर्न्स होते हैं। अब लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो 8 घंटे टाइम वर्किंग टाइम है, यानी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, ये स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे जो है वर्कर से काम लेना, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आ रहा हूं, वहां पे 8 घंटे की बजाय कभी मुझसे 10 घंटे काम दी जाती है,
कभी 12 घंटे काम दी जाती है, कभी 8 घंटे का काम दी जाती है, कभी 14 घंटे काम दी जाती है। तो मुझे एक्सटेंडेड आवर्स के लिए काम करना पड़ता है। यानी 8 घंटे के बजाय मुझे मैं रोजाना 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, और टाइम भी है, वो मुझे मुझे वो टाइम भी दे रहा है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। अब इंसान की ये कैपेसिटी है कि स्टैंडर्ड टाइम से जब उसकी पैटर्न बढ़ती है, वर्किंग आवर्स बढ़ते हैं, तो इंसान थकावट महसूस करते हैं, फटीग महसूस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर जो सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स होते हैं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होते हैं, सही तरीका होता है काम का, वो फिर नहीं अपना सकते। फिर लोग काम से जान छुड़ाते हैं और शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। तो ये शॉर्टकट इज अनसेफ प्रैक्टिसेस। शॉर्टकट हमेशा अनसेफ प्रैक्टिसेस होते हैं। लेकिन ये शॉर्टकट क्यों वर्कर अपनाते हैं? ये इसीलिए कि उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। 8 घंटे की बजाय उनसे 14 घंटे काम दी जाती है। तो वो बेचारी थकावट महसूस करते हैं, फिर वो सेफ तरीके से काम नहीं कर सकते, बस शॉर्टकट अप्लाई करती है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है जो कि वर्कर की बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम कितना है? ये वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम भी है, टू वे कम्युनिकेशन कंसल्टेशन है, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है, या हेजिट कम्युनिकेशन सिस्टम कितना है? यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, मौजूद है प्रॉपरली, रिटन कम्युनिकेशन मौजूद है, ग्राफिक कम्युनिकेशन मौजूद है। तो वर्कर में अवेयरनेस आएंगी कि यहाँ पे हर तरीके से उनको हेजिट कम्युनिकेट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि साइट के अंदर ये खतरात है, हर तरीका अपनाता है कंपनी। तो वर्कर में अवेयरनेस आती है, उसमें हेजिट की पहचान होती है कि यहाँ पे ये हेजिट है और इसकी ये प्रिकॉशंस है। तो भी फिर वो सेफ तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, आपको पॉलिसी कम्युनिकेट नहीं की जाती, तो आपको क्या पता चलता है कि मेरी कंपनी की पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स क्या है? आपको कुछ साइनेज नजर नहीं आता, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे ये खतरात है? आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, वर्बल कम्युनिकेशन आपको नहीं की जाती, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे ये हेजिट है? तो फिर आपकी उसकी अगेंस्ट प्रिकॉशंस भी नहीं अपनाएंगे, यानी आप अनसेफ प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। तो कम्युनिकेशन ये भी वर्कर की बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। लेवल ऑफ सुपरविजन, लेवल ऑफ सुपरविजन का मतलब ये है कि यहाँ पे सुपरविजन और मॉनिटरिंग कितनी हो रही है। अगर स्ट्रांग सुपरविजन हो रही है, यानी सेफ्टी वाली साइट भी मौजूद होती है, हर वक्त मौजूद होती है, वो चेक करते हैं कि वर्कर सेफ बिहेवियर फॉलो करती है या नहीं करती, वो देखती है, चेक एंड बैलेंस रखती है, तो वर्कर फिर सेफ बिहेवियर अपनाएंगे। लेकिन अगर सेफ्टी वाली नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, सुपरविजन नहीं है, तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, बस जिस तरह उन्होंने किया बस वो करेंगे, क्योंकि कोई है नहीं उनके ऊपर, कोई एनफोर्समेंट नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, तो फिर अपनी मर्जी से कुछ काम करेंगे, कुछ तरीके अपनाएंगे। पीर ग्रुप प्रेशर, पीर ग्रुप प्रेशर हमने पढ़ा था स्टार्ट में कि पीर ग्रुप प्रेशर क्या है। पीर ग्रुप प्रेशर के हवाले से हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर दो किस्म की पीर ग्रुप प्रेशर हमने पढ़ी थी। एक पॉजिटिव पीर प्रेशर, यानी वो पॉजिटिव वो होते हैं जो किसी गलत बंदे को सही रास्ते पे लाते हैं, वो पॉजिटिव पीर प्रेशर होते हैं। जिस तरह के मैंने स्मोकिंग का एग्जांपल आपको दिया। एक होता है नेगेटिव पीर प्रेशर, जो कि सही बंदे को गलत तरीके पे लाते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब नया बंदा आता है, वहां पे अगर पॉजिटिव पीर प्रेशर है, तो ये बंदा, इसकी बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो आती है, वहां पे नेगेटिव पीर प्रेशर है, तो ये बंदा भी नेगेटिव तरीके अपनाएंगे और नेगेटिव तरीके से काम करेंगे, उनका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट। अब साइट के अंदर, कंपनी के अंदर कंसल्टेशन मौजूद है या नहीं? कंसल्टेशन के हवाले से हमने बताया कि कंसल्टेशन एक ऐसी चीज है जो इम्प्लीमेंटेशन आसान करती है, जो हेल्थ एंड सेफ्टी लागू करने में आसानी लाती है। क्योंकि जब हम वर्कर से राय लेते हैं, उनकी राय सुनते हैं, उनकी सजेशंस सुनते हैं, उनकी शिकायत सुनते हैं, तो हमारी इंस्ट्रक्शंस भी फिर वो मानेंगे, अखलाकी तौर पर हमारे इंस्ट्रक्शंस मानेंगे फिर। तो इंप्लीमेंटेशन में आसानी होती है जब हम कंसल्टेशन करेंगे। दूसरी बात, कंसल्टेशन से एक प्रॉब्लम का जॉइंट सोल्यूशन निकलता है, और वो जॉइंट सोल्यूशन, उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है, उसकी आउटपुट ज्यादा होती है, उसका फायदा ज्यादा होता है।
तो कंसल्टेशन अगर है तो वर्कर की बिहेवियर पॉजिटिव होगी। कंसल्टेशन नहीं है यानी वर्कर को कंसिडर नहीं किया जाता, उसको नेग्लेक्ट की जाती है, उसको नजरअंदाज की जाती है हर मामले में, उससे कोई नहीं पूछा जाता, तो फिर वर्कर भी आपकी बात वो नहीं मानेंगे, आपकी बात वो नजरअंदाज करेंगे। तो कंसल्टेशन भी एक फैक्टर है जो वर्कर की बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। अच्छा जी, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कल पढ़ा था कि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिससे वर्कर सही काम सीखते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं, सही तरीका सीखते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ट्रेनिंग है तो वर्कर की बिहेवियर पॉजिटिव होंगे, ट्रेनिंग नहीं है तो वर्कर की बिहेवियर नेगेटिव होंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स है, यानी ये वो चीजें हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये चीजें नहीं है तो वर्कर की बिहेवियर वहां पे नेगेटिव होंगी। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये चीजें पॉजिटिव सेंस में मौजूद है तो वहां पे वर्कर की बिहेवियर पॉजिटिव होंगे और हर बंदा सेफ्टी फॉलो करेगा। तो वर्कर की बिहेवियर यानी उनकी जो काम करने का अंदाज है, उनका जो सोच है, वो तीन चीजों पे असरअंदाज होते हैं। एक हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। दूसरी चीज जॉब फैक्टर। अब एक बंदा है वो एक ही कंपनी के अंदर एक काम कर रहा है, वो सही तरीके से कर रहा है, लेकिन जब वो शिफ्ट किया जाता है दूसरे काम पे तो वो गलत काम करता है। अब ऐसा क्या आया, इस जॉब चेंज होने की वजह से ये बंदा जब गलत बिहेवियर अपनाता है तो इसका ये मतलब है कि जब उसको दूसरी जॉब पे शिफ्ट किया जाता है तो उस दूसरी जॉब में कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये बंदा उसकी वजह से गलत काम कर रहा है, हालांकि वो पहले से ही काम कर रहा था। लेट्स सपोज एक बंदा है वो वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग में वो एक्सपर्ट है, उसने 5 साल वेल्डिंग में उसका एक्सपीरियंस है, उसकी सर्टिफिकेशन भी उसके पास है, ट्रेनिंग भी उन्होंने ली हुई है वेल्डिंग में। वो सब जानते हैं कि वेल्डिंग किस तरह की जाती है सेफ तरीके से, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वेल्डिंग की, वो सब कुछ जानता है। एकदम कंपनी की तरफ से उसको हुक्म दिया जाता है कि आज के बाद आप वेल्डिंग नहीं करेंगे, आप स्टील पैक्सिंग करेंगे, आप मेसन के साथ काम करेंगे, आप कारपेंटर के साथ काम करेंगे। तो ये बंदा जिसने 5 साल वेल्डिंग की, ये कारपेंट्री या मेसन का जॉब सही तरीके से करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सारी एक्सपीरियंस जो है वो वेल्डिंग में है। अब आपने उसकी टास्क चेंज की, कारपेंट्री पे उसने उसको लगाया या मेसन के काम पे उसको लगाया, तो मेसनरी में उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं जानता कि मेसनरी का काम किस तरह से तरीके से की जाती है। तो टास्क सबसे, जॉब फैक्टर में टास्क, आपका टास्क अगर इररिलेवेंट टास्क आपको दिया जाता है जो आपके एक्सपीरियंस के अगेंस्ट है, आपका उसकी में एक्सपीरियंस नहीं है, आपका उसका एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है उसका, तो आप गलत तरीके से वो टास्क परफॉर्म करेंगे। आपकी बिल्डिंग में 5 साल एक्सपीरियंस है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन मिशनरी में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप सही तरीके से नहीं कर सकते। तो टास्क पे डिपेंड करती है कि टास्क में अगर एक्सपीरियंस है, टास्क में अगर कंपेटेंसी है, तो आप सही तरीके से काम करेंगे, वरना आप गलत काम करेंगे, अनसेफ बिहेवियर अपनाएंगे। अच्छा, अनदर एग्जांपल, लेट्स सपोज एक बंदा है वो हमारे साइट के अंदर क्रेन चला रहा है, क्रेन ऑपरेट कर रही है। एकदम हमने उसी बताया कि यार आज के बाद आप क्रेन की बजाय आप डंपर ऑपरेट करेंगे, डंपर चलाएंगे। तो वो बंदा, तो उसकी क्रेन में एक्सपीरियंस है, वो डंपर सही तरीके से नहीं चला सकती। तो जब हमने उसका टास्क चेंज किया तो उसका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। अब जब वो डंपर चलाएंगे तो डंपर में वो गलत बिहेवियर अपनाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानता, मजबूरन वो क्या करेंगे उसको पता भी नहीं होगा, अनइंटेंशनली वो गलत तरीके से कभी वो स्पीडिंग करेंगे, कभी डंपर पे जो टैपिंग ऑपरेशन है वो गलत करेंगे, कभी गलत पार्किंग करेंगे, कभी गलत तरीके से वो चलाएंगे, कभी अनमेंटेन टम्पर वो चलाएंगे जिसमें खराबी हो वो फिर भी वो चलाएंगे। तो वो क्यों इस तरह कर रही है, क्यों अनसेफ बिहेवियर अपना रही है? क्योंकि उसकी जॉब आपने चेंज की और वो नहीं जानते कि किस तरह वो काम सही तरीके से की जाती है। वर्कलोड, अब जॉब फैक्टर में दूसरी चीज जो है वो वर्कलोड है। वर्कलोड, लेट्स सपोज एक टास्क मुझे हवाला की जाती है, साइट के अंदर सुपरवाइजर की तरफ से एक टास्क मुझे दी जाती है, और वो टास्क जो है वो 100 बंदों का काम है, और मुझे 20 बंदे दे रही है कि 20 बंदों पे आप ये काम करें। यानी 100 बंदों का काम वो मुझे दिया जाता है, 20 बंदों पे आप ये काम करेंगे और एक ही दिन में करेंगे। 100 बंदों का काम 20 बंदों पे मैं क्या करूंगा?
आया इस सिचुएशन में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मैं फॉलो कर सकूंगा? सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर मैं फॉलो कर सकूंगा? प्रॉपर स्टेप वाइज वो काम मैं सही तरीके से कर सकूंगा? नहीं। क्योंकि मुझे तो टास्क दिया है कि 100 बंदों का काम आप 20 बंदों पे 1 दिन के अंदर करें, तो मैं क्या करूंगा? मैं जल्दी-जल्दी काम करूंगा, सेफ्टी को साइडलाइन करूंगा, स्किप करूंगा, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, शॉर्टकट अपनाऊंगा। तो उसमें शॉर्टकट अनसेफ बिहेवियर होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी-जल्दी मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूं, ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं ताकि मैं काम खत्म करूं। तो सेफ्टी में साइडलाइन करूंगा और मैं जो है शॉर्टकट अप्लाई करूंगा व्हिच इज अनसेफ बिहेवियर। शॉर्टकट हमेशा अनसेफ प्रैक्टिसेस होती है। तो वर्कलोड पे भी डिपेंड करते हैं। इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो भी बिहेवियर पे अफेक्ट करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास नॉइस आती है, शोर लेवल, एम्बिएंट टेम्परेचर आते हैं, टेम्परेचर लेवल आती है, और इस तरह स्पेस जो है, स्पेस कंसिडरेशन, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। स्पेस कितना है वहां पे जहां पे मैं काम कर रहा हूँ, जहां पे मैं काम कर रहा हूँ वहां पे टेम्परेचर कितनी है, क्या है, और वहां पे नॉइज लेवल क्या है। तो ये तीन चीजें अगर डिविएटेड है, मतलब ये तीन चीजें अगर नॉर्मल नहीं है, तो फिर वर्कर की बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं होगी, सेफ नहीं होगी। लेट्स सपोज एनवायरमेंटल फैक्टर से कैसी सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर चेंज होती है, किस तरह वर्कर गलत तरीके या गलत बिहेवियर, गलत रवैये अपनाती है। लेट्स सपोज वर्कर काम कर रही है, एक बिल्डिंग के अंदर वो काम कर रही है, बिल्डिंग के अंदर वो मैनुअल हैंडलिंग कर रही है, यानी एक प्लाजा बन रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग के अंदर वो ब्लॉक शिफ्ट कर रही है, ब्लॉक उठा रही है, एक जगह से उठा रही है दूसरी जगह ले जा रही है, सीमेंट मेसनरी ब्लॉक्स। अब यही वर्कर को बताए जाते हैं कि यार आप बाहर जो ब्लॉक्स पड़ी हुई है, बाहर धूप में, जून का महीना है, यही बाहर जो ब्लॉक पड़ी हुई है वो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारी मेसनरी की हमारे पास लेबर है, वो एक बिल्डिंग के अंदर मेसनरी ब्लॉक शिफ्ट कर रही है, बिल्डिंग के अंदर ही वो ब्लॉक शिफ्ट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये वर्कर जो बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक ले जा रही है, उन्होंने हेलमेट भी पहनी हुई है, उन्होंने शूज भी पहनी हुई है, उन्होंने ग्लव्स भी पहनी हुई है, उन्होंने सेफ्टी जैकेट्स भी पहनी हुई है, सब कुछ उन्होंने पहनी हुई है जो मैंडेटरी पीपीई है। अब एकदम हम उन वर्कर को बताते हैं कि बाहर धूप में एक जगह से दूसरी जगह आप ब्लॉक्स शिफ्ट करें, धूप में, जून का महीना है। अब ये लोग, हमने उनकी एनवायरनमेंट चेंज की, बाहर धूप है, गर्मी है, तो ये वर्कर क्या करेंगे, बाहर जब वो काम करेंगे, धूप पे वो काम करेंगे जून के महीने में, तो वो हेलमेट रिमूव करेंगे, वो जैकेट हटाएंगे, और अगर हो सकता है तो वो शर्ट्स भी हटा सकते हैं। अब ये गलत रवैया उन्होंने क्यों अपनाया, हेलमेट उन्होंने क्यों हटाई? ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, गर्मी ज्यादा है और ये फैक्टर उसकी बिहेवियर पे असरअंदाज हुई। इस तरह अगर हम किसी मशीनरी को ऑपरेट कर रही हैं और उस मशीनरी की जो ऑपरेटर है, वहां पे प्रॉपर स्पेस उसके लिए नहीं है, प्रॉपर जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, चेयर रखने की जगह नहीं है, वो बेचारा फिर क्या करेगा? ऐसी स्पेस नहीं है वहां पे, एनवायरमेंट पे स्पेस भी आते हैं, तो वो बेचारा फिर क्या करेगा? वो किसी ऐसी पोस्चर्स अपनाएंगे जो कि उसमें अपने आप को कंफर्ट महसूस करे। तो वो पोस्चर जो अपना रही है, उसकी वजह से मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज हो सकती है, मसल्स की बीमारियां हो सकती है। लेट्स सपोज अगर वो घुटनों के बल बैठता है मजबूरन, क्योंकि स्पेस नहीं है, या वो बंदा स्पेस नहीं है, वो उसको सारी शिफ्ट में खड़ा होना पड़ता है, उसको बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो ये एनवायरमेंटल की फैक्टर्स की वजह से ये अनसेफ बिहेवियर अपना रही है, जो कि मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज का सबब बन सकती है। अनदर एग्जांपल, साइट के अंदर एक वर्कर खड़ा है और पीछे डंपर आ रही है, डंपर ने रिवर्सिंग अलार्म भी लगाया हुआ है, सिग्नल मैन उसी बता भी रहा है कि आप हट हट जाएं, पीछे डंपर आ रहा है, लेकिन वहां पे शोर लेवल ज्यादा है और वो बंदा डंपर के पीछे खड़ा है, हालांकि रिवर्सिंग अलार्म भी बजा रहा है डंपर, लेकिन फिर भी वो
उस जगह से नहीं हटता। अब ये गलत तरीका अपना रहा है, गलत बिहेवियर अपना रही है, गलत रवैया अपना रही है, लेकिन ये बंदा क्यों अपना रही है? एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये गलत रवैया अपना रहा है। वो फैक्टर है, शोर लेवल ज़्यादा है, वो नहीं सुन सकता, जो वार्निंग अलार्म्स है, वो नहीं सुन सकता। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्कर की बिहेवियर पे असरअंदाज हो सकती है। हम अक्सर साइड में देखते हैं, खासकर गर्मियों के महीनों में, वर्कर जब हम जाते हैं तो वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से चली जाते हैं तो फिर वो शर्ट भी जैकेट्स भी हटाते हैं, हेलमेट भी रिमूव करते हैं। गर्मी की वजह से ये बिहेवियर अपनाती है। तो इस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर पे उसकी बिहेवियर असरअंदाज हो है। डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स, अब साइट के अंदर डिस्प्ले जो है, जितनी डिस्प्लेज़ हैं या जो जिसको हम सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के डिस्प्ले है, या जो वार्निंग साइंस के डिस्प्ले है, या जो मुख्तलिफ प्रोहिबिशन साइंस है, या जो कम्युनिकेशन के डिस्प्ले है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो इससे भी वर्कर की बिहेवियर नेगेटिव हो सकते हैं। या जो कंट्रोल्स है, मशीनरीज की जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल बटन है, या जो लेट्स सपोज एक मशीनरी है, वहाँ की जो कंट्रोल बटन है, वो किसी ऐसी जगह पे लगाई गई है जिसको ऑफ करना या ऑन करना वो मुश्किल है, थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो वर्कर फिर क्या करेंगे, उसको बाईपास करती है, इस तरह छोड़ती है, क्योंकि डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स की पोजीशन किसी ऐसी जगह पे है जिसमें थोड़ी मुशक्कत उन्होंने बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इस मुशक्कत की वजह से इसकी पोजीशन प्रॉपर जगह पे नहीं है, तो इसकी वजह से वो अनसेफ बिहेवियर अपनाते हैं। प्रोसीजर्स, काम के हवाले से प्रोसीजर्स नहीं है, जो काम हम उस किसी वर्कर को बताई जाती है, उसके हवाले से उनको प्रोसीजर नहीं बताई जाती कि ये काम आप इस तरीके से करेंगे, जिसको हम सेफ्टी में सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क कहते हैं, या मेथड स्टेटमेंट हम कहते हैं। सेफ्टी में जो काम हम करते हैं, उसके लिए प्रॉपर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क तैयार की जाती है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क की बाद वर्कर जो है, वो उसको कम्युनिकेट की जाती है कि आप ये काम इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट की जाती है। अब वर्कर को हम सेफ वर्किंग प्रोसीजर या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं बताते, तो फिर वो क्या करेंगे, अपनी तरफ से किसी तरीके पे वो काम करेंगे, और वो तरीका जरूरी नहीं कि वो सेफ हो। तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या वर्किंग प्रोसीजर्स अगर नहीं है, वर्कर को आप तरीका नहीं बताते डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, तो फिर वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं अपना सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड तरीका वो होता है जब आप उसको बनाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में। लेकिन आप वो नहीं करते, तो फिर वो अपनी तरीके से अपने तौर पर कोई तरीका अपनाएंगे, और जो जरूरी नहीं कि वो तरीका सेफ हो। तो ये जॉब फैक्टर्स में ऐसी चीजें हैं जो कि इनकी बिहेवियर पे असरअंदाज हो सकते हैं, या नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, तीसरा फैक्टर हमारे पास है जो वर्कर की बिहेवियर पे असरअंदाज हो सकती है, वो इंडिविजुअल फैक्टर्स है। यानी 2 बंदे हैं, एक ही कंपनी के अंदर एक ही जगह पे काम कर रही है, एक ही काम कर रहा है। यानी 2 मेसन्स है या 2 वेल्डर है। एक वेल्डर सही काम कर रहा है, दूसरा वेल्डर गलत काम कर रहा है। अब इससे साबित हो रहा है कि ना तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई मसला है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मसला होता तो चाहिए था कि दोनों वर्कर, दोनों वेल्डर गलत काम करता। ना जॉब में मसला है, क्योंकि अगर जॉब में मसला होता, टास्क में मसला होता, तो फिर हो सकता था कि दोनों वर्कर गलत काम करता। अब मसला है तो इस इंडिविजुअल बंदे में मसला है जो ये काम कर रहा है। तो वो कौन-कौन सी चीजें, कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी के हवाले से हमने पढ़ा था कि केट, याद रखेंगे केट का वर्ड याद रखेंगे, केट उस बंदे के पास जो गलत तरीका अपना रहे हैं, नॉलेज नहीं है उसके पास। एक बंदे के पास नॉलेज है, इसीलिए वो सही काम कर रहा है। दूसरे के पास नहीं है, इसीलिए वो गलत काम कर रहा है। एबिलिटी उसके पास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर वो गलत काम करेंगे। स्किल्स उसके पास नहीं है। मैंने पढ़ा था, आपको बताया था हमने स्टार्ट में, कि स्किल्स जो है ये वर्क एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। जब बंदी के एक्सपीरियंस होते हैं तो उसकी स्किल्स डेवलप होती है, और फिर जब वो काम करती है तो स्किलफुली यानी सही तरीके से वो काम करते हैं। तो जो बंदा गलत काम कर रहा है, एक सही कर रहा है, एक गलत, जो गलत कर रहा है उसमें स्किल्स नहीं है। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्ट में हम कभी-कभी वायलेशन करते हैं, कभी गलत साइड पे ओवरटेक भी करते हैं, गलत साइड पे पार्किंग भी करते हैं, गलत इशारा भी लगाते हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल भी क्रॉस करते हैं गलत तरीके से। क्यों? हमारे पास स्किल्स नहीं होती। कभी-कभी रिवर्सिंग में हम गलती करते हैं,
लेकिन जब हमारे पास स्किल्स आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाती है, ज़्यादा देर तक हम ड्राइविंग करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, तो फिर स्किल्सफुल बन जाते हैं, फिर हर सिचुएशन में हम गाड़ी हैंडल कर सकती हैं। तो स्किल्स जो है वो पर्सनैलिटी पे, इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। पर्सनैलिटी, बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो रिस्क लेती है और इन्हेरेंटली वो नहीं डरती। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं डरती, मतलब वो इन्हेरेंटली उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो हेजिटेस काम करती है, रिस्की काम करती है, लेकिन उसकी दिल में डर नहीं होता, वो नहीं डरती कि इसमें ये खतरा है। तो वो उनकी जो पर्सनैलिटी ऐसी है होती है, ऐसी डेवलप होती है कि वो रिस्क टेकिंग होती है। इसी वजह से वो गलत तरीके अपनाते हैं। जिस तरह ये मोटरसाइकिल पे जो लोग वन व्हीलिंग करते हैं, ये वन व्हीलिंग बहुत खतरनाक काम है, लेकिन ये हर बंदा नहीं कर सकती। अब जो बंदा वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल पे करती है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जो गलत काम करती है, लेकिन नहीं डरती। उसके दिल में जो खौफ होता है, वो नहीं होता। तो इसीलिए वो इस तरीके से ये बिहेवियर अपनाते हैं। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड ये डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड में। एटीट्यूड किसी बंदे की सोच क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उसकी सोच क्या है। अगर सोच पॉजिटिव है तो बिहेवियर भी पॉजिटिव, सोच नेगेटिव बिहेवियर भी नेगेटिव। मोटिवेशन क्या है? अब मोटिवेशन जॉब में इंडिविजुअल, एक बंदे को कुछ मोटिवेशन मिल रही है, दूसरे बंदे को पास कुछ मोटिवेशन नहीं है, या एक बंदा पॉजिटिव मोटिवेट हो रहा है, एक बंदा नेगेटिव मोटिवेट हो रहा है। जो बंदा पॉजिटिव मोटिवेट हो रहा है वो सही तरीके से काम कर रहा है, जो बंदा नेगेटिव मोटिवेट हो रहा है वो गलत तरीके से काम करती है। द थिंग that is making a person do what to do, रिवार्ड, इंसेंटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा, इसकी बात करते हैं। साइड के अंदर हमारे पास सेफ्टी वाली कुछ मोटिवेशन स्कीम्स रखते हैं। जिस तरह मैन ऑफ द मंथ, इस तरह जो बेस्ट परफॉर्मेंस सेफ्टी के हवाले से जो बंदा बेस्ट परफॉर्म करता है उसको अवार्ड दी जाते हैं महीने में, उसको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दी जाते हैं, उसकी सही बिहेवियर पे, उसकी पॉजिटिव बिहेवियर पे सर्टिफिकेट्स हम देते हैं, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स देते हैं। अच्छा जी, मोटिवेशन। मोटिवेशन इंस्पायरेशन क्या होती है? हम साइट के अंदर वर्कर को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड्स उनको देती हैं, मैन ऑफ द मंथ अवार्ड्स उनको देती है, जो सेफ्टी में अच्छी परफॉर्म करती है, जो ग्रुप, अक्सर हम ग्रुप ऑफ वर्कर को देते हैं, यानी सुपरवाइजर को अक्सर देते हैं। अब जो बंदा एक दफा सर्टिफिकेट्स लेते हैं तो वो कोशिश करती है कि हर महीने में हम ये अवार्ड हासिल करें। हम छोटे छोटे अवार्ड देते हैं, स्त्री की शक्ल में, ब्लेंडर जूसर वगैरह की शक्ल में, और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स ये कंपनी की तरफ से देते हैं। तो ये चीजें वर्कर को मोटिवेट करती है, यानी आप उसकी पॉजिटिव बिहेवियर पे उसको मोटिवेट करते हैं। यानी हमारी मोटिवेशन स्कीम इस तरह होती है कि अगर आप सही बिहेवियर अपनाएंगे, यानी आपकी ग्रुप में जीरो एक्सीडेंट होगा, तो हम आपको इनाम देंगे। तो ये जीरो एक्सीडेंट पे इनाम देना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन स्कीम है, पॉजिटिव। क्योंकि इससे क्या होगा, वो कोशिश करेंगे वो लोग कि हमारी साइट के अंदर, हमारी ग्रुप के अंदर कोई हादसा ना हो, वो कोशिश करेंगे, और ये कोशिश उनकी पॉजिटिव बिहेवियर इंकरेज करेंगे। यानी वो कोशिश करेंगे कि सही तरीके से हम काम करें, कि ताकि हमारी ग्रुप में कोई एक्सीडेंट ना हो, ताकि हम महीने के आखिर में सर्टिफिकेट या जो कैश प्राइस होती है या जो दूसरे अवार्ड्स होते हैं वो हम ले लें। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन स्कीम है, ये जो रिवार्ड हम दे रही है, ये जो इंसेंटिव्स हम दे रहे हैं, इंसेंटिव्स कहते हैं इनामात देना, रिवार्ड्स देना, अप्रिसिएशन देना, दाद देना वर्कर को। लेकिन जब आप उसकी पॉजिटिव बिहेवियर पे उनको दाद देती हैं, तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन आप उनके कर रही है, उनकी पॉजिटिव जो बिहेवियर है वो एनकरेज कर रही है। अब ये वर्कर्स हर दफा हर महीने में कोशिश करेंगे कि हर महीने में हम ये सर्टिफिकेट्स ले लें। एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव का लफ्ज यूज हो रहा है। नेगेटिव मोटिवेशन भी होती है। नेगेटिव मोटिवेशन किस तरह होती है? अब वर्कर हम नेगेटिवली किस तरह मोटिवेट कर सकती है, यानी उसको नेगेटिव, उसकी बिहेवियर को नेगेटिव हम किस तरह इंकरेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम उनको बताते हैं कि यार जो ग्रुप ज्यादा काम करेगा, ज्यादा वर्क रेट जिन ग्रुप का ज्यादा होगा,
जो लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोग्रेस शो करेंगे, ज्यादा प्रोग्रेस निकालेंगे, उन बंदों को हम इनाम देंगे। तो ये आपने उनको नेगेटिवली मोटिवेट किया। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉलो नहीं करेंगे, इसको वायलेट करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। इनकी कोशिश होगी कि जिस तरह भी हो सके हमने ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तेजी से हमने काम करना है, और शॉर्टकट वो अप्लाई करेंगे, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को वायलेट करेंगे। तो उसमें क्या होगा? हादिसात होंगे। अब ये जो वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को वायलेट कर रही है और ज्यादा प्रोग्रेस निकालना चाहते हैं, शॉर्टकट अप्लाई कर रही है, ये एक गलत बिहेवियर है, गलत रवैया है उनका। लेकिन ये गलत रवैया किस तरह मोटिवेट हुआ, किस तरह इनकरेज हुआ? यानी इसकी तरगीब किसने दी? मैनेजमेंट ने दी। क्योंकि उसने बताया कि आप अगर ज्यादा काम करेंगे तो हम आपको इनाम देंगे। अब ये इनाम देना एक किस्म की लालच उनको मिलती है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा इनाम दिया जाएगा, या अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा बोनसेस मिलेंगे। अब ये बोनसेस जो इंसेंटिव्स हम देती है, ये हम तो उनको देती है, लेकिन इससे हम उनकी नेगेटिव बिहेवियर, गलत रवैया, हम उसकी एनकरेज कर रही है, उनकी गलत रवैयों को हम बढ़ा रही है। तो इंसेंटिव स्कीम और मोटिवेशन स्कीम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन हमने अगर उनको बताया कि यार, आपकी जिस ग्रुप के अंदर सबसे कम एक्सीडेंट होंगे, उनको हम बोनसेस देंगे। कम कम एक्सीडेंट पे हम बोनसेस देंगे। अब ये कम बोनसेस, कम एक्सीडेंट पे बोनसेस देना, ये लोग क्या करेंगे? ये कोशिश करेंगे कि काम करते हुए कोई हादसा नहीं होना चाहिए। तो ये सही रवैया हमने उसकी एनकरेज की। तो मोटिवेशन स्कीम हमेशा साइट के अंदर ऐसी होनी चाहिए जो कि वर्कर की सही बिहेवियर को एनकरेज करती है, ना कि उसकी नेगेटिव बिहेवियर को। तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आप मोटिवेशन स्कीम इस तरह रख दें कि वो वर्कर की पॉजिटिव बिहेवियर एनकरेज करें। तो ये कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स है जो वर्कर के बिहेवियर पे असरअंदाज होते हैं। अब आते हैं एटीट्यूड की तरफ। पिछले स्लाइड में था एटीट्यूड, मैंने इसको स्किप किया। अब यहाँ पे डिटेल में है व्हाट इज एटीट्यूड। अच्छा जी, एटीट्यूड द पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग, हाउ दे थिंक एंड फील अबाउट इट। मोटिवेशन क्या है, सॉरी, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किसी काम के हवाले से आपकी सोच क्या है, क्या सोच रखते हैं आप। और याद रखिए, एटीट्यूड और बिहेवियर में डायरेक्ट रिलेशन है। एटीट्यूड और बिहेवियर में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। आपके एटीट्यूड नेगेटिव है, आपका बिहेवियर यानी आपका रवैया भी नेगेटिव होगा। यानी सेफ्टी के मुतालिक मेरा एटीट्यूड है कि सेफ्टी स्पष्ट होनी चाहिए। बाकी सेफ्टी हमें बचाती है, हमारी कंपनी प्रमोट करती है, हमारी बिजनेस प्रमोट करती है, हमें महफूज करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रोसीजर्स। ये मेरा अगर सोच है, तो मेरा बिहेवियर यानी मेरा काम करने का अंदाज भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मेरा सोच यही है कि सेफ्टी, ये हम हमारी फाइनेंशियल लॉसेस इससे हो रही है, मतलब इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इसमें हमारा खर्च आता है, कॉस्ट आती है, ये हमारे काम में रुकावट है, इससे हमारा टाइम ज़ाया होता है, मेरा यही सोच है, तो मेरा बिहेवियर, मेरे काम करने का अंदाज भी नेगेटिव होगा। क्योंकि उस चीज में मानता नहीं, मेंटली मैं उस चीज के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करता, मैं सेफ्टी मेंटली एक्सेप्ट नहीं करता, ज़हनी तौर पर मैं उसको कबूल नहीं करता, तो मैं किस तरह अपनाऊंगा उस चीज को? तो एटीट्यूड और बिहेवियर में पॉजिटिव, सॉरी, डायरेक्ट रिलेशन है। एटीट्यूड पॉजिटिव होगा वर्कर की, तो बिहेवियर भी पॉजिटिव। एटीट्यूड नेगेटिव होगा, बिहेवियर भी नेगेटिव। अब आप लोग, हम ये जो सेफ्टी सर्टिफिकेशंस करते हैं, मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एटीट्यूड इसके हवाले से पॉजिटिव है कि इस चीज पे जॉब्स मिलते हैं, हमारी फ्यूचर्स, कैरियर जो है वो बेहतर हो सकती है। तो इसीलिए हर बंदी की कोशिश होती है कि इस चीज में मैं इंटरेस्ट ले लूं, ये चीज मैं हासिल करूं, ताकि मैं जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, फ्यूचर में मेरा जॉब, कैरियर, मेरा पोजीशन, अच्छी पोजीशन पे मैं हूं। तो ये इसीलिए हमारी सोच पॉजिटिव होती है, इसीलिए
हम इस चीज के लिए मेहनत भी करते हैं। तो सेफ्टी के हवाले से अगर वर्कर की एटीट्यूड पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव सोचते हैं, तो उनका बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर उनका सोच नेगेटिव है, तो उनका बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। अब इस एटीट्यूड को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं? कैन बी चेंज बाय एटीट्यूड। हम वर्कर की एटीट्यूड यानी उनकी सोच हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अहम चीज है। आपने उनकी बिहेवियर, उनकी एटीट्यूड चेंज करना है। तो किस तरह हम चेंज कर सकते हैं? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हम उनको बार बार ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग में हम बार बार उनको ये चीज बताते हैं कि इस चीज का ये खतरा है, इसका ये फायदा है, आप ये करेंगे तो इसका ये फायदा आपको मिलेगा। तो इससे इसका बिहेवियर चेंज हो सकते हैं, उसका सोच पॉजिटिव हो सकते हैं। जिस तरह ये तबलीग वाले मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाते हैं, वर्कर को तरगीब देती है, सॉरी लोगों को तरगीब देते हैं इस्लाम के हवाले से कि ये फायदे है इसके। ये तरगीब ये क्या करते हैं, उनकी सोच चेंज करते हैं। जब उनकी सोच चेंज करते हैं, तो उनकी बिहेवियर भी चेंज होता है, हो जाती है, उनकी जिंदगी चेंज हो जाती है, वो सही काम पे आ जाती है। तो बिहेवियर और एटीट्यूड ट्रेनिंग और एजुकेशन से चेंज हो सकती है, हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन से चेंज हो सकती है। अब आती है हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन क्या होती है। हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन, इसको साइकोलॉजी में इसको एवर्जन थेरापी भी कहते हैं। एवर्जन थेरापी यानी हम वर्कर को बड़ी स्क्रीन पे, ट्रेनिंग हॉल में बड़ी स्क्रीन पे या मल्टीमीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस दिखाते हैं खतरनाक एक्सीडेंट्स की, कुछ इस संगीन, उसकी जो संगीन नताइज होती है, उनकी वीडियोस हम दिखाते हैं, उनके पिक्चर्स हम उनको दिखाते हैं। तो वो उनकी फिर सोच चेंज हो जाती है कि अगर ये काम मैं करूंगा, तो ये जो वीडियो में हो रहा है ये मेरे साथ भी हो सकती है। तो इसको कहते हैं हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन। इसको एवर्जन थेरापी भी कहते हैं। इससे वर्कर जो है साइकोलॉजिकली हम कोशिश करती है कि उसकी सोच हम चेंज करें। तो उसको कहते हैं हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन। नेक्स्ट स्लाइड में ये आ रहा है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन की वजह के हवाले से कुछ मजीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट, अगर कोई नहीं मानता, हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी उनको बताती है, मुख्तलिफ तरीकों से हम उनको बताते हैं, बार बार उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी अगर कोई नहीं मानता, तो फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जब एक्शन ली जाती है, एनफोर्समेंट, उनके खिलाफ सजा और जजा का निजाम होता है, उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाती है, तो इससे उनकी एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकती है। कंसल्टेशन से बिहेवियर पॉजिटिव हो सकती है। कंसल्टेशन ये बार बार आ रही है, कंसल्टेशन सेफ्टी में बहुत फोकस हम इस पे दे रही है, इस चीज पे कि कंसल्टेशन से मॉरली अखलाकी तौर पर उनकी बिहेवियर पॉजिटिव हो सकती है। आप उनके साथ कंसल्ट करेंगे, उनसे राय लेंगे। ये एक उनसे राय लेना, वर्कर से राय लेना, एक किस्म की उनकी रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देने की मुतरादिफ है। यानी आप अगर उनसे राय ले रही है, इसका मतलब यह है कि आप उनकी इनको इज्जत दे रही है। जब आप उनको इज्जत दे रही है, तो वो आपको भी इज्जत देंगे, आपकी भी बात मानेंगे। वो अखलाकी तौर पर अगरचे वो बाज सिचुएशन में वो उनकी दिल भी नहीं मानती, लेकिन अखलाकी तौर पर मजबूर होकर वो आपकी बात मानेंगे। तो ये कंसल्टेशन का फायदा होता है। और इन्वॉल्वमेंट, हम इसको इन्वॉल्व करती है हर चीज में, हर इश्यूज में हम वर्कर को इन्वॉल्व करते हैं, मीटिंग में इन्वॉल्व करते हैं, उसको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं, जितनी भी सेमिनार्स होते हैं सेफ्टी के उसमें इन्वॉल्व करते हैं, हाउस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करते हैं। तो उससे इनका बिहेवियर और एटीट्यूड चेंज हो सकती है। अब हाई इम्पैक्ट इंटरवेंशन की तरफ आती है। जिस तरह ये वीडियो पिक्चर में आपको नजर आ रही है, लेट्स सपोज हमारी वर्कर साइड के अंदर हम ग्राइंडर या ग्राइंडर जो ग्राइंडिंग करते हैं, वर्कर पैनिशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, और ग्राइंडर डेस्क यूज करते हैं, कटिंग डेस्क यूज करते हैं। अगर वो सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करती, तो हम उनको इस तरह की पिक्चर्स दिखा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एवर्जन थेरापी। हम ट्रेनिंग में उनको इस तरह के पिक्चर्स दिखा सकते हैं कि अगर आप जो काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस तरह आपके साथ भी हो सकती है। इसका ये नुकसान है, जिस बंदी को इस बंदी के साथ जो कुछ हो रहा है इस पिक्चर के अंदर, ये चीज खुदा ना खास्ता कल आपके साथ भी हो सकती है। इस तरह आप ये देखें, तो इस तरह के पिक्चर्स हम उनको दिखा सकते हैं ट्रेनिंग में। तो ये भी एक डेस्क है
वो किसी बंदे के ऊपर लगा हुआ है, उसने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं अपनाए, मे बी उसने सेफ्टी गार्ड्स यूज नहीं की हो या पैस वेजर यूज नहीं की हो, तो उसकी वजह से वो उसकी चेहरे पे उसकी पैस पे लगा हुआ है। तो इस तरह की पिक्चर हम उनको दिखाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, तो उससे इनका बिहेवियर चेंज होते हैं। तो एटीट्यूड हम इस तरह चेंज कर सकते हैं वर्कर के। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिस्क परसेप्शन। रिस्क परसेप्शन हमारा अगला टॉपिक है। रिस्क परसेप्शन क्या है? सबसे पहले परसेप्शन पे आते हैं, इस पे इसको डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं रिस्क परसेप्शन की तरफ। परसेप्शन क्या है? द वे पर्सन ब्रेन्स इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन सेंसेस बाय इट्स देयर सेंसेस ऑर्गन। इंसान की कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिस तरह हमारी आंख है, नाक है, सेंस ऑफ टच है यानी स्किन है हमारा, सेंस ऑफ स्मेल है, हियरिंग हमारी कान है। इसे हम स्टिमुलस को सेंस करते हैं, कुछ चीजें सेंस करती हैं और फिर जाती है दिमाग में और दिमाग उसको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब है उसकी एनालिसिस करती है और फिर नताइज निकालते हैं। जिस तरह हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं, कमरे के अंदर हम बैठे होते हैं, बाहर कोई बंदा जो है वो बात करती है, उसकी बात जब हम सुनते हैं तो फौरन हमें अंदाजा होता है कि ये तो फला बंदा है, ये उसकी आवाज है। ये क्यों इस तरह होती है? क्योंकि जब हमारी कान उसकी आवाज सुनते हैं तो फौरन इंफॉर्मेशन भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजती है, ब्रेन उस पे बिल्कुल विद इन द गिवन टाइम उसको इंटरप्रेट करती है, ब्रेन उस दिमाग उसको एनालाइज करती है और फौरन नताइज निकालती है कि ये आवाज तो पला बंदे की है, यानी बाहर पला बंदा खड़ा हुआ है और ये बात वो बंदा कर रहा है। इस चीज को कहती है परसेप्शन। या हम कमरे के अंदर बैठी होती हैं और एकदम एलपीजी या जो गैस हम यूज करते हैं घरों में कुकिंग के लिए, उसकी स्मेल्स आती है, तो फौरन जैसी ही हमारी नाक पे वो बढ़ती है, सेंस ऑफ स्मेल की वजह से हम उसको महसूस करते हैं, दिमाग में सेंसरी न्यूरॉन के जरिए वो जाती है और दिमाग फौरन उसको इंटरप्रेट करती है और अंदाजा में होती है कि कहीं भी गैस लीक है और ये खतरा है। इस तरह हम जब किसी बंदे से हम बहुत अरसा पहले मिले और वो बंदा रिसेंटली जब हमारे सामने आती है, तो हम जब उसको देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये बंदा तो कभी कहीं भी हमने देखा है। फिर जब यानी जिस तरह जैसी ही हमारी नजर उस पर पड़ती है तो फौरन इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन दिमाग में और दिमाग उस पर सोचने लगती है कि ये बंदा तो कहीं भी मैंने देखा है। तो फिर ख्याल आता है तो ये पला बंदा है और पला जगह पे ये मिला था। इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन, परसेप्शन प्रोसेस। अब रिस्क परसेप्शन क्या है? रिस्क परसेप्शन बाज औकात इस तरह होती है हमारी डेली लाइफ में, अगर हम ऑब्जर्व करें कि बाज औकात हम गलत काम करती हैं, लेकिन जब कोई बंदा हमसे पूछता है कि यार ये आपने क्या किया, तो हम उसको जवाब देते हैं यार पता नहीं, दिमाग ने उस टाइम काम नहीं किया। अब ये दिमाग का काम ना करना ये क्या होता है जिसकी वजह से हम गलत बिहेवियर अपनाते हैं और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है? ये रिस्क परसेप्शन इसको कहते हैं कि इस दौरान हमारी रिस्क परसेप्शन, रिस्क सही तौर पर परसेप्ट नहीं होता, यानी हमारी दिमाग सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाता, खतरे का अंदाजा नहीं लगाता। तो बाज़ औक़ात हम गलत बिहेवियर इसीलिए अपनाते हैं और उसकी वजह से हादसा होता है कि हमारा रिस्क परसेप्शन सही तौर पर नहीं होता। यानी बाज़ औक़ात हम ड्राइविंग करती हैं तो हम गलत रास्ते पे या गलत साइड पे जा सकते हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है। अब ये गलत जगह पे गलत साइड पे जाना और एक्सीडेंट होना, ये रिस्क परसेप्शन बाज़ औक़ात इंसान की दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं करता उस सिचुएशन में और उसकी वजह से वो गलत बिहेवियर अपनाते हैं, जिसकी वजह से हादसा होता है। तो रिस्क परसेप्शन के हवाले से मज़ीद मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। ये जो पिछले साल मरी में जो वाक़या आया था, ये हर क्लास में ये वाक़या मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि एक वेल नोन वाक़या था, मीडिया पे आया था।
और बहुत एक सानहा था पाकिस्तान के अंदर। मरी में जो लोग मरे थे पिछले साल बर्फबारी में, वो वाकया, वही एक्सीडेंट बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिस्क परसेप्शन, वो रिस्क परसेप्शन का एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है। वो लोग क्यों मरे थे, वो लोग क्यों मुतासिर हुए। वो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे और उनने हीटर ऑन की हुई थी गाड़ियों के, और शीशी ऊपर की हुई थी। अब गाड़ी की हीटर जब ऑन होती है तो कंबस्शन प्रोसेस होती है, और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन डिप्लीट करते हैं, यानी ऑक्सीजन धकेल देती है, हैवी होती है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ये भी बाहर धकेलती है। तो वो लोग अंदर गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने हीटर ऑन की हुई थी। उस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, लेकिन इन लोगों को महसूस नहीं हो रहा था, यानी खतरा बढ़ रहा था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं हो रहा था। अब ये अंदाजा क्यों उनको नहीं हो रहा था, ये इसीलिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई स्मेल नहीं होती। और रिस्क परसेप्शन के लिए डिटेक्शन जरूरी है, कि आप उसको डिटेक्ट करेंगे, यानी आपकी हवासी खमसा जो है सेंस ऑर्गन, वो सबसे पहले उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रेन उस पर सोचेंगे, दिमाग उस पर सोचती है। लेकिन ये डिटेक्ट नहीं हो सकता था, इसकी कोई बू नहीं होती। तो ये लोग अंदर बैठी हुई थी और मजीद कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, मुसलसल बढ़ रही थी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होते रहे और ये सारे लोग गाड़ियों के अंदर बेहोश हो गए, और जिनमें से बहुत ज्यादा लोग मरे। अब ये लोग क्यों मरी, ये लोग, इन लोगों ने ये गलत रवैया क्यों अपनाया, यानी गलत काम किया था उन्होंने। गाड़ी की हीटर ऑन की हुई थी और ऊपर से उसकी शीशी भी चढ़ाई हुई थी, ये एक गलत बिहेवियर था उनका। ये गलत बिहेवियर वो क्यों इस तरह करता था, ये इसीलिए कि उस दौरान रिस्क का अंदाजा नहीं हो सकता था उनको, यानी रिस्क परसेप्शन सही तौर पर उसको नहीं हो सकता था। अब अगर लेट सपोज उस गैस की जगह, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह, अगर ये दूसरी गैस होती जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर पूर्ण हमें अंदाजा होता है, जिस तरह स्मेल्स हमारी नाक में पहुंच जाती है तो हमें अंदाजा होता है कहीं पे गैस लीक है, तो हम एहतियात करती है, सब कुछ चेक करती है, दरवाजे खोलती है। क्यों हम इस तरह करते हैं, क्योंकि उसका अंदाजा हमें हो सकता है, हम उस रिस्क को परसेप्ट कर सकती है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर स्मेल है। तो ये लोग जो मरी थी मरी में, वो रिस्क परसेप्शन की वजह से, यानी उसकी वो सही तौर पर रिस्क का अंदाजा नहीं लगा सकती थी, और उसकी वजह से वो लोग मरे। तो रिस्क परसेप्शन जो है उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले खतरे को सेंस करना जरूरी होता है, यानी सेंस करेंगे, फिर दिमाग में जाएंगे, और फिर दिमाग उस पर सोचेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये खतरा है, आपने स्टॉप होना है। लेट सपोज हम कहीं अंधेरे में जा रही हैं, अंधेरे में अगर हम नहीं देख सकते तो हम किसी जगह से गिरेंगे, क्योंकि हम हमारी आंख जो है वो नहीं देख सकती, खतरे को नहीं देख सकती, उसको नहीं डिटेक्ट सकती, तो दिमाग इस पे किस तरह सोचेंगे। तो रिस्क परसेप्शन जो है बाज़ औक़ात हम एक्सीडेंट का सामना इसलिए करती है कि रिस्क परसेप्शन, हम रिस्क सही तौर पर परसेप्ट नहीं कर सकते। ये जो घरों में हम जो गैस यूज करते हैं, इसकी भी अपनी स्मेल नहीं होती, यानी केमिकली इनहेरेंटली उसकी गैस नहीं होती, कुदरती तौर पर इसका स्मेल नहीं होता। इसमें स्मेल के लिए एक कंपाउंड, एक केमिकल डाली जाती है, सल्फर कंपाउंड इसमें डाली जाती है, मरकप्टाइन इसको कहते हैं, ताकि लोग इसको डिटेक्ट कर सके घरों में। जब ये लीक होते हैं तो लोगों को अंदाजा होता है, खतरे का अंदाजा उनको होता है, ये रिस्क परसेप्शन परसेप्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उसमें ये चीज डाली जाती है। अगर ये ना होता, तो इसका स्मेल ना होता, ये घरों में लीक होता, हम आगे से माचिस जलाती तो सारा एक ब्लास्ट हो सकता था। तो रिस्क परसेप्शन, फिर आगे बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर, द फैक्टर दैट डिस्टॉर्ट पर्सन रिस्क परसेप्शन। अब कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बंदे की जो रिस्क परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट होती है, खराब होती है, यानी कौन सी चीजें हैं कि जिसकी वजह से एक बंदा, एक वर्कर सही तौर पर खतरे का अंदाजा नहीं लगा सकती, और वो हादसे का शिकार होती है। तो वो कौन सी फैक्टर है, इलनेस, बीमारी है। बाज़ औक़ात इंसान को बीमारी की वजह से उनको खतरे का अंदाजा नहीं होता। स्ट्रेस, दबाव ज्यादा है, काम ज्यादा है,
काम में आप क्या करेंगे, आपके ऊपर काम ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा है, तो आप उसकी वजह से उस दौरान सही तौर पर खतरे का अंदाज़ा आपको नहीं लगा सकते। फटीग, थकावट, ड्रग एंड अल्कोहल अल्कोहल की वजह से जो कि इंसान की दिमाग पे असरअंदाज होती है, तो उसकी वजह से भी परसेप्शन रिस्क परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो सकती है। हम देखते हैं बाहर ममालिक में कि एक बंदी ने शराब पी हुई थी और उसने गाड़ी की उसकी वजह से एक्सीडेंट किया या लोगों को कत्ल किया, फायरिंग की। तो इसकी वजह से ये क्या क्यों होता है कि उसकी परसेप्शन डिस्टॉर्ट होती है अल्कोहल की वजह से। प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या मुराद है, बंदा गलत काम करता है, पिछले ज़माने से आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस इस तरह हो चुका है कि वो गलत काम, गलत बिहेवियर कर रहा है, लेकिन उसके साथ कोई हादसा पेश नहीं आया। अब उसी सिचुएशन में अब भी वो जा रही है, उसी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे वो अब भी वो गलत बिहेवियर अपना रही है, क्योंकि उसके साथ नहीं आया कोई चीज़, उसने एक टक्कर नहीं खाई, इसी वजह से वो गलत बिहेवियर अपना रही है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अगर आपके पास ट्रेनिंग एंड एजुकेशन नहीं है तो आपका रिस्क परसेप्शन फिर नहीं होगा। ट्रेनिंग एजुकेशन आपके पास नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो आपका रिस्क परसेप्शन किधर से आएगा। अब मेरे पास मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि ये एलपीजी इतनी खतरनाक है, इसे आग हो सकती है, आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकती है, ये इस चीज का मुझे पता नहीं है, तो मुझे इस चीज का फिर अंदाजा नहीं होगा कि बढ़ रही है कमरे के अंदर गैस बढ़ रही है, इसका खतरा है, क्योंकि मुझे इसकी खतरे के हवाले से मुझे कोई इल्म नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो इसी वजह से रिस्क परसेप्शन डिस्टॉर्ड है। यूज ऑफ पीपी, बाज़ औक़ात हम पीपी यूज करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी वजह से रिस्क परसेप्ट नहीं कर सकती। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेट्स सपोज मैंने गॉगल्स लगाई हुई है, कानों के अंदर मैंने गॉगल्स लगाई हुई है ताकि मैं शोर से अपने आप को महफूज कर सकूं। अब मेरे कानों के अंदर न तो शोर आ रही है, न दूसरी वार्निंग अलार्म्स आ रही है। अब मैं साइड के अंदर खड़ा हूँ, क्रेन जो है लोड लिफ्ट कर रही है, डंपर पीछे आ रही है, मुझे अलार्म बजा रहा है, लोग मुझ पे चीखी भी मार रही है, लेकिन मैं आराम से वहां पे खड़ा हूँ और इस दौरान एक्सीडेंट होता है। अब ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये गलत रवैया मैंने क्यों अपनाया, ये रिस्क का अंदाजा मुझे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कानों के अंदर गॉगल्स सॉरी प्लग्स लगाई, ईयर प्लग्स लगाई हुई थी या मफ लगाई हुई थी, ताकि अपने आप को महफूज कर सको शोर से। लेकिन उसकी वजह से मुझे दूसरे खतरे का सामना करना पड़ा और मुझे हादसे का मैं शिकार हुआ। अच्छा, वर्क प्लेस कंडीशन, हाई नॉइस लेवल, इस तरह वर्क प्लेस कंडीशन, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स जो है वो भी रिस्क परसेप्ट करने में मसाइल पैदा कर सकते हैं। जिस तरह हाई नॉइस लेवल जो है, ये इससे हमें फिर रिस्क प्रॉपर तरीके से हम परसेप्ट नहीं कर सकते, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। 3.4 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है